हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिस्ट्री का एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग क्लास 6 का पहला चैप्टर करेंगे हिस्ट्री का, जो कि है यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। जो 1 नंबर चैप्टर है, क्या कब कहाँ और कैसे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करते हुए सारे चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पुस्तक में क्या क्या पढ़ना है, ये स्रोत और कुछ तिथियाँ, ये सब साइड में लिखा हुआ है, तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यहाँ से हो जाएगा हमारे चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, ये देखिए, क्या कब कहाँ और कैसे। ठीक है, तो क्या कब कहाँ और कैसे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्या दिया हुआ है। यहाँ पे पहला राशिदा का सवाल है। ठीक है, तो राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। तो राशिदा क्या कर रही थी? राशिदा बैठ बैठ के अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक तुर्की पर पड़ी 100 साल पहले। तो एक लाइन को देखा जो कि लिखा था कि 100 साल पहले। ठीक है, बहुत सोचने लगी कि तो कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो रशीदा को कैसे पता चलेगा कि वो सोच रहा है कि 100 साल पहले किसी को कुछ कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन है, कैसे पता लगाए। ठीक है, वो जानने के लिए कि काल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। यानी हमारे जो पास्ट में हुई घटना हम लोग कैसे जान पाएंगे? रेडियो के जरिए या फिर टेलीविजन और अखबार पढ़ के। ठीक है, साथ ही वो जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी जिसको पता होगा कि कल क्या हुआ था। ठीक है, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था वह कैसे जाना जा सकता है? तो आज से लगभग 5,000 10,000 ऐसे कुछ साल पहले क्या हुआ था वो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? ये पूछा है सवाल। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे मालूम करते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे। ठीक है, तो लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे। हम आखेटों को, यानी आखेटो क्या है? आखेटो के शिकारी हो। ठीक है, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ठीक है, वही नहीं, हम वह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ठीक है, तो ये हम लोग जान सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, यह सवाल पूछा, लोग कहाँ रहते थे। देखिए एनसीईआरटी का हर लाइन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को लाइन से उठाकर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ कहा मानचित्र 1 पृष्ठा 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो हम लोग देखेंगे जब डायग्राम आएगा तब। कोई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, यानी नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो है मैप, ये देखिए नर्मदा रिवर। ठीक है, ये जो ऊपर वाला ये नदियाँ है, ये क्या है? ये है नर्मदा रिवर। तो इसके किनारे पे लोग बसे हुए थे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, यानी नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। ठीक है, कई लाख वर्ष पहले, 1 2 साल नहीं, लाख वर्ष। ठीक है, वहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, यानी इकट्ठा करने वाले। ठीक है, आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, मैंने बहुत कुछ जानते थे वो लोग। अपने भोजन के लिए वे जोड़ों, यानी जो पेड़ के जड़ है वो, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का वहीं से संग्रह किया करते थे। यानी जो जंगल में मिलता था उसे वो संग्रह करते थे, जड़ फल जंगल से अन्य उत्पादों के, यानी जो शिकार करते थे वो चीज़। वे जानवरों का आखेट, यानी आखेट का मतलब क्या है? शिकार। ठीक है, शिकार भी करते थे। तो उन लोग क्या करते थे? जानवरों को शिकार करते थे, कोई लाख वर्ष पहले नर्मदा के तट पर जो रहने वाले लोग। ठीक है, उस अ, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़िया का पता लगाओ। तो हम लोग देखेंगे कि सुलेमान और किरथर पहाड़िया हैं कहाँ। तो ये देखिए, ये जो मैप है, यहाँ पे है काबुल नदी। ये जो है ये है काबुल नदी। ठीक है, और ये है झेलम नदी, उसके बाद है चनाब, उसके बाद है राबी, उसके बाद है ये ब्यास, और उसके बाद ये है सतलुज नदी। ठीक है, और ये सारे मिलकर कौन सा नदी में बह रहा है? सिंधु नदी में। ये जो देख रहे हो आप लोग, ये है सिंधु नदी। ठीक है,
और यहाँ पे है काबुल नदी, ये जो है यहाँ पे देखिए काबुल नदी जहाँ पे लिखा है, और उसके नीचे दिया हुआ है सुलेमान पहाड़, और ये है किरथर पहाड़। ठीक है, ये पहाड़ है, ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़। ठीक है, मैप में आप लोगों ने देखा कहाँ कहाँ है। तो ये उत्तर पश्चिम में है। उत्तर यानी ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, ये वाला हिस्सा है ईस्ट, और ये वाला हिस्सा है वेस्ट, और नीचे वाला हिस्सा होता है साउथ। ठीक है, हम लोगों को पता है ये। तो ये नॉर्थ और वेस्ट में है। ठीक है, तो हम लोग देखा अभी सुलेमान और किरथर पहाड़। इस क्षेत्रों में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। तो पहले 8000 साल पहले क्या उगाया लोगों ने? गेहूं और जौ। ठीक है, तो ये दो चीज उन्होंने उगाया, गेहूं और जौ। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? भेड़ पाला, बकरी, गाय बैल, ठीक है, जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो पालतू जीव आप लोगों को पता है जो घर में रहता है, हम लोग पालते हैं उनको। तो ये उन्होंने 8000 साल पहले ही शुरू कर दिया था। ठीक है, जो सुलेमान और किसर पहाड़िया के वहाँ पे रहते थे। ठीक है, ये लोग गांव में रहते थे। तो ये लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुलेमान और किसर पहाड़िया के लोग कहाँ रहते थे? तो ये गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़िया का पता लगाओ। तो ये मैप में हम लोग और जाते हैं। ये देखिए, ये है इस नॉर्थ ईस्ट साइड में गारो पहाड़। ठीक है, ये देखिए गारो पहाड़ है। और उसके बाद हम लोगों को क्या कहा? विंध्य पहाड़िया। तो विंध्य पहाड़िया हम लोग देखा, ये जो मिडिल में है मध्य प्रदेश के हिस्सा अभी जो है विंध्य पहाड़। तो ये है विंध्य पहाड़। तो विंध्य पहाड़िया का पता लगाया हम लोगों ने। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। तो पहले कृषि का विकास नॉर्थ ईस्ट में कहाँ हुआ? गारो पहाड़ में हुआ। ठीक है, ये सवाल पूछ सकता है। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो पहले सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया? ये जो विंध्य रेंज है इसके नॉर्थ में। ठीक है, उत्तर वाला हिस्सा, ये इस साइड में क्या किया? चावल उगाया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस मैप को और अच्छे से देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या है, और एक राफली आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए, ये है हिमालय रेंज, यहाँ पे है हिमालय। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं सोन नदी, ये है सोन नदी। ठीक है, ये है गंगा नदी, इधर से बह रहा है, ये गंगा नदी है पूरा। ठीक है, और यहाँ ये बे ऑफ बंगाल में जाके, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रहा है। ठीक है, ये देखिए सुंदरबन डेल्टा है, ये हम लोग बाद में जानेंगे और अच्छे से। और यहाँ पे है महानदी, ये है गोदावरी नदी। ठीक है, और यहाँ पे दक्कन का पठार है, ये दक्कन। और ये है कृष्णा नदी, उसके बाद ये है तुंगभद्रा नदी। ये है पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है। और ये है पूर्वी घाट, ये है पेन्नार नदी। उसके बाद ये है कावेरी नदी। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारे चीज़ यहाँ पे जाना इस मैप से। ये है अरब सागर यानी अराबियन सी। ठीक है, अराबियन सी इधर है, बे ऑफ बंगाल इधर है, और नीचे है इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। ठीक है, और ये है लक्षद्वीप, और ये है अंडमान और निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड है ईस्ट साइड में, और वेस्ट साइड में है लक्षद्वीप। ठीक है, और नीचे है साउथ में हिंद महासागर। ठीक है, तो ये हम लोग ग्राफली हम लोग इस मैप को देखा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या कहा, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। हम लोग जो पहले देखा झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलेज, ये सारे नदियाँ। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, यानी बड़े नदी में जो मिल जाता है छोटा छोटा नदी, तो उसे क्या कहते हैं? सहायक नदियाँ। ठीक है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। यानी जो 4700 साल पहले जो ये झनाब, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलेज, इन सारे नदियों और सिंधु नदियों, इनके आसपास क्या हुआ? आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी गंगा के किनारे जो हम लोग देखा सोन नदी था ना, सोन नदी था। तो ये सारे नदियों के किनारे 2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ? वो नगर का विकास हो गया, यानी लोग रहने लगे। ठीक है, 2500 वर्ष पहले, यानी आज से लगभग हम लोग बाद में पढ़ेंगे बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट जो था। तो इसे अगर हम लोग बीसी और एडी में कन्वर्ट करें तो ये तो बीसी होगा, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट साल मानते हैं क्या? 2000 को। ठीक है, अभी 2025 है, तो हम लोग इसे प्रेजेंट ईयर मानेंगे 2000 को, क्योंकि जो जीसस क्राइस्ट का जन्म के 2000 साल हो चुका है।
तो इसलिए हम लोग 2000 को छोड़ के, ये अगर 2000 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, बीसी होगा। और 2000 से अगर कम होता था, हाँ, तो क्या होगा, तो हो जाएगा एडी। ठीक है, तो ये 2500 है, यानी 2000 से ज़्यादा है। तो अगर मैं 2000 को यहाँ से छोड़ देता हूँ, 2500 से 2000 को माइनस करता हूँ, तो बचता क्या है, 500, यानी 500 बीसी। ठीक है, ये बीसी वाला होगा क्रिश्चियनिटी कैलेंडर में। ठीक है, तो 500 बीसी, बीसी के आसपास क्या हो गया था, जो गंगा नदी था, वो नदियों के किनारे लोग बसना शुरू कर दिया था। ठीक है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, हम लोग पहले देख चुके हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये जो जगह था, जो नीचे वाले हिस्से गंगा के आसपास, तो इस क्षेत्र को क्या कहा, मगध। ठीक है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, यानी मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। ठीक है, देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो बहुत सारे देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों का स्थापना की, शक्तिशाली जो राज्य थे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। तो उपमहाद्वीप यहाँ पे क्यों कहा, क्योंकि जो इंडिया है हमारे, भारत, तो ये भारत के जो आसपास के क्षेत्र है, वो एक साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कॉन्टिनेंट से छोटा है। ठीक है, महाद्वीप से छोटा है साइज में, इसीलिए उसे कहा उपमहाद्वीप। ठीक है, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। तो हमारे जो भारत है, उससे अगर हम लोग मानो चाइना की ओर जाएंगे, यानी नेपाल की ओर जाएंगे, तो बहुत सारे क्या करना पड़ेगा, पहाड़ को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ये, और साइड में जो हम लोग देखा अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और नीचे है हिंद महासागर, तो बहुत कठिन हो जाता था। ठीक है, यात्रा जोखिम होता था कहीं अगर जाना पड़े तो। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। तो ये तो बहुत पहले की बात हो रही है, तो फिर भी मनुष्यों ने यातायात किया। ठीक है, अंत कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो लोग पहले क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, प्राकृतिक आपदाओं, यानी बहुत सारे जगह ऐसे होते थे कि बारिश की वजह से डूब जाता था, तो भूकंप आ जाता था, तो ऐसे कुछ आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान आ जाते थे, या फिर कभी कभी काम के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान आ जाते थे। ठीक है, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। तो सेनाएं, तो मगध में जो हम लोग देख रहे हैं, मगध की बात कह रहा है, तो ये बहुत सारे ऐसे है कि नए नए जगह को जो है ना, वो कैप्चर करने के लिए भी एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। तो जो नाव से या फिर जहाजों से क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान में व्यापार करने के लिए भी आया जाया करते थे। ठीक है, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। तो धार्मिक लोग थे, उन्होंने जो स्पिरिचुअलिटी को फैलाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में जाया करते थे। ठीक है, कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। तो पहले पहले तो इतना पॉपुलेशन नहीं था, तो बहुत सारे जगह ऐसे खाली रहता था, तो आदमी ने क्या करता था, वो सर्च करके खोज करता था। ठीक है, कि कहाँ पे क्या मिल रहा है या नहीं, ये सब। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अभी भी बहुत सारे जो है ना, जो आदिवासी लोग हैं, हम लोगों को मालूम ही नहीं है उन लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों, अगर नए नए जगहों पे जाने से बहुत सारे चीज़ मिलता है। ठीक है, अभी भी, तो पहले तो और ज़्यादा मिलता होगा, इसीलिए वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, दूसरों को विचारों को जानने के लिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए। ठीक है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, यानी आज के सवाल पूछा कि आज क्यों लोग यातायात करते थे। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो मैंने ये पहले भी आप लोगों को कहा कि उपमहाद्वीप है क्या, और हमारे जो भारत है, जो भारत के आसपास बहुत सारे पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र मार्ग है। तो हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, उन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। ठीक है, तो उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग वहां आए और वहीं बस गए। मतलब बाहर से बहुत सारे लोग आए और यहाँ पे ही बस गए। ठीक है, लोगों को इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया, यानी बहुत सारे कल्चर
अगर मानो कि एक आदमी अगर दूसरे कहीं पे जाएगा तो बहुत सारे वो क्या करेगा, उसके साथ कल्चर को भी लेके जाएगा, उसका संस्कृतियों को भी लेके जाएगा, ठीक है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और वहां तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। तो अगर जगह चेंज करोगे तो क्या होगा, खाना भी अलग हो जाएगा, ठीक है, रहन सहन बहुत बहुत सारे चीज अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद है देश का नाम, जो हमारे भारत है उसका नाम कैसे पड़ा, ये सब हम जानेंगे ये पैराग्राफ में। तो चलिए पढ़ते हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इंडिया शब्द इंडो से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो इंडिया को क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है, ठीक है। आपने एटलास में ईरान और यूनान का पता लगाओ। तो एटलास अगर हो आपके पास तो देख लेना कि ईरान और यूनान कहाँ है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, ठीक है। तो ये उत्तर पश्चिम से आए हैं, ठीक है, यानी नॉर्थ, और इधर है वेस्ट, तो इस साइड से जो लोग आए, ठीक है, तो उन्होंने ऐसा कहा। तो सिंधु को इंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश, यानी जो सिंधु नदी था ना, यहाँ पे हम लोगों ने मैप में देखा तो इसका जो पूर्व वाला ये जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, तो इस हिस्सा को उन्होंने क्या कहा, इस भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। क्या कहा, इंडिया कहा, ठीक है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूहों के लिए किया जाता था, यानी जो नदी है ना, नदी के ये जो नॉर्थ और वेस्ट, यहाँ पे एक ऐसे लोग रहते थे भरत करके, तो ये भरत नाम उन्हीं के लिए किया गया, ठीक है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, ठीक है, तो देश के लिए भी ये होने लगा, क्योंकि ये आसपास ही रहते थे भरत, भरत समूह। उसके बाद यहाँ पे है कुछ इंपॉर्टेंट लाइन। ताड़पत्र से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। तो वह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम वहां देख सकते हो। तो यानी है इधर एक पांडुलिपि, ये जो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे, यह है पांडुलिपि, ठीक है। देखिए कैसे कैसे लिखा हुआ है। तो ये पांडुलिपि यानी हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। तो अतीत के बारे में कैसे जाने, तो हम लोग कैसे जान पाते हैं अतीत के बारे में। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है, ठीक है। तो ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता है। हम लोग यहाँ पे देखा पांडुलिपि कैसे होता है, जो बुर्ज के थाल में और तार के पत्तों पे लिखा जाता है, ठीक है। अंग्रेजी अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेनूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, ठीक है। तो मेनू का अर्थ क्या है, लैटिन शब्द मेनू का अर्थ है हाथ, ठीक है, हाथ से निकला है। यह पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। भुर्ज की छाल तो बहुत बड़ा छाल जैसे होते हैं, ये टूटता नहीं है और लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। इतने वर्ष में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। तो ये 3500 साल के आसपास की घटना है, तो इससे तो बहुत देरी हो गई अभी, तो इसीलिए क्या हुआ, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ नहीं मिली, ठीक है। वो कुछ कुछ चीज़ को कीड़े ने खा लिया, तो कुछ कुछ ऐसे नष्ट हो गया, ठीक है। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय यह पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती है। तो ये कहाँ से मिलता है, मंदिरों में मिलता है, बिहारों से मिलता है। बिहार यानी वो सिटी बिहार नहीं, वो मंदिर से होते हैं बिहारों। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ से मिलती है। राजाओं के जीवन कैसा था, और उस समय के आदमियों के जो लोग रहते थे उनका व्यवहार कैसे थे, वो धार्मिक जो होते थे संत थे वो कैसे थे, ऐसे बहुत सारी चीज मिलते हैं। वो मेडिसिन भी कैसे तैयार किया जाता था पहले, ये सारे चीज उस बुक में मिलता होगा, ठीक है, जो मिलता है पांडुलिपि। इनके अतिरिक्त हमारे वहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कोई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, उनके अन्य प्राकृत और तमिल में है, ठीक है। तो कुछ कुछ संस्कृत में लिखा हुआ मिलता है और कुछ कुछ तमिल में लिखा हुआ है, ठीक है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो यह इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्राकृत भाषा कौन यूज करते थे, तो प्राकृत भाषा आम लोग
यानी साधारण जनता यूज करते थे। ठीक है, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो अभिलेख क्या है? जो खुदाई करके लिखा जाता है, ठीक है, पत्थरों में। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे, यानी खुदवाई करके लिखवाते थे। ठीक है, शासक यानी जो राजा लोग रहते थे उन्होंने, ठीक है, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए थे। तो वो ऐसे बहुत सारे राजाओं रानियों ने तो खुदवाया, उनके साथ साथ अन्य स्त्री पुरुषों ने भी वो खुदवाते थे। ठीक है, उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे, यानी राजा लोग जो जगह को जाके जीतते थे वो सारे चीज यहाँ पे लिखा करते थे। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या लाभ थे? ऐसे करवाने में क्या कठिनाई आती थी? तो ये सारे सवाल पूछा, क्योंकि ये क्यों लिखा जाता था, क्योंकि उस समय का पता चल सके, और जो राजा का प्रशंसा है वो भी मिल पाता है इससे, कि राजा कितना शक्तिशाली है, ये सारे चीज। लगभग 2250 वर्ष पुराना वह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंदर से प्राप्त हुआ है। यानी ये जो अभिलेख है, ठीक है, ये कहाँ से मिला? अफगानिस्तान से मिला। ठीक है, अफगानिस्तान के कंधार से, ठीक है, अफगानिस्तान की एक जगह है कंधार, वहां से मिला। वह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। तो अशोक नामक एक शासक था, उसके आदेश पर यह लिखा गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, जो अशोक है ना, तो हम लोग 8 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिपि यानी जो अक्षर, यानी सिंबल। लिपियों अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते थे, यानी जो, मानो अगर मैं आम लिखा तो यहाँ पे दो लिपियां है, आ और मो। ठीक है, और ये आम जब मैं कह दिया तो ये क्या हो गया? भाषा हो गया। तो पहले लिपि होता है फिर भाषा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, सब भाषा का लिपि नहीं होगा। ठीक है, यानी बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज है उनका लिपि नहीं है। ऐसे ही हम लोग मतलब बोला जाता है। तो वह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो ये यहाँ पे ये जो लिपि है ये दो लैंग्वेज में लिखा गया है, यानी दो लिपि है इसमें। ठीक है, एक है यूनानी और एक है अरामाइक। ठीक है, अरामाइक लिपि। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते थे। यानी बहुत सारे चीजों को, जो ये पुराने पुराने चीजों को पढ़ने वाले व्यक्ति को कहा जाता है पुरातत्वविद। ठीक है, पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। तो ये बहुत सारी चीजों को ढूंढते हैं और पढ़ते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषणों के बाद तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं, आर्कियोलॉजी जिन्हें हम लोग कहते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। तो ये खुदाई करके निकालते थे, तो ये पकी हुई होते हैं तो नष्ट नहीं होते ये जल्दी। जैसे यहाँ पे है, ये देखिए, बाये वाले ये जो बाये है, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। ठीक है, प्राचीन नगर से मिला ये। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 47 वर्ष पूर्व होता था। तो ये कितने वर्ष पहले हुई थी? 47 वर्ष पहले। उसके बाद दाएं की ओर, यानी ये वाले जो दोनों हैं, तो एक पुरानी चांदी का सिक्का है। तो ये एक सिक्का है, ठीक है, कॉइन। ठीक है, ये क्या है? एक कॉइन है, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। 2500 वर्ष पूर्व हम लोग देखा कि जो गंगा घाटी के आसपास के लोग बस गए थे, और ये 4700 साल पहले, यानी सिंध नदी के आसपास लोग बस गए थे। ठीक है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ये। तो हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? ये सवाल पूछा, क्योंकि अभी जो सिक्का है वो क्या किससे बनी होती है? सिल्वर से तो बनी नहीं होती है। ठीक है, तो ये सिल्वर से बनी हुई है। और ये अभी जैसे हम लोग सिक्के मिलते हैं वो गोलाकार होते हैं। ठीक है, और ऐसे कोई ठप्पा, ऐसा ठप्पा नहीं है, सत्यमेव जयते का सिंबल लगा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें अभी के सिक्कों से भिन्न है। ठीक है, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि पुरातत्वविद क्या क्या और ढूंढते हैं? तो पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते हैं। ठीक है, इससे
उन्हें वह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो बहुत सारे जले हुए लकड़ी क्या होता है, पूरा नहीं जलता है और रह जाता है। तो ये भी उन लोगों ने ढूंढ लेते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? तो ये सवाल पूछा कि जो बचे हुए कपड़े, तो ये पहले जो कपड़े हैं वो मिलते हैं या नहीं। तो ये सवाल पूछा, तो ये तो नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, इतने पुराने कपड़े। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्दों यानी सोर्स, अंग्रेजी में कहे तो स्रोत यानी स्रोत शब्दों का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इतिहासकार किसे कहते हैं? इन्हें कहते हैं इतिहासकार, उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यानी जो जासूस, यानी जो सीआईडी, जैसे जो सीआईडी सीरियल है, तो वो उन लोगों ने कैसे जो पकड़ते हैं जो काल्प्रिट है, तो मतलब एविडेंस के थ्रू। तो स्रोत यानी एविडेंस हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो अतीत एक या अनेक, तो ये सवाल पूछा एक है या अनेक है। तो क्या तुमने इस पुस्तकों के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया दिया है? वहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ठीक है, ऐसा इस तथ्यों इस तथ्यों की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। ठीक है, उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। यह ऑब्वियसली अभी भी हम लोग देखते हैं कि जो जिस प्रोफेशन में है, तो उस प्रोफेशन के हिसाब से दूसरा जो प्रोफेशन के लोग हैं वो पूरी तरह से क्या होगा, अलग होगा। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। ठीक है? बहुत सारे कल्चर है हमारे इंडिया में, तो और भी ज्यादा कल्चर है। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियों पकड़कर शिकार करके तथा फल मूल के संग्रह प्राप्त करते थे। अभी भी ठीक है, अंडमान द्वीपों में क्या होता है, अभी भी लोग मछलियों पकड़ के शिकार करके ही और फल फल फूल खा के ही गुजर बसर कर रहे हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्यापूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। यानी वही सारे बहुत सारे प्रोफेशन में वो जड़े हुए हैं। इस तरह के भेद अतीतों में भी विद्यमान थे, तो ये पहले भी ऐसा था। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। तो हम लोग पहले भी देखा, जो अ, अभिलेख है उसमें लिख के रखते थे, जो राजाओं होते थे उन्होंने। वही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरों, संग्राहकों, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपना कार्यों का लेखाजोखा नहीं रखते थे। तो राजाओं ने तो रखा, लेकिन उन्होंने तो नहीं रखा। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। यानी बहुत सारी चीजों से एविडेंस मिलता है कि उन लोग कैसे रहते थे, खाते थे। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, यानी बाकी है, हम लोग पूरा तो नहीं जान पाए। तो ये अभी हम लोग देखेंगे कि तिथियों का मतलब क्या है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछते हैं तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। जैसे अगर कोई पूछे कि तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो डेट ऑफ बर्थ हम लोग बता देते हैं। जैसे मानो 1997, क्या 1997 के 4 माह 3 तारीख, ऐसे कुछ करके बता देते हैं हम लोग। तो ऐसे ही हम लोग बताते हैं। तो वर्ष का वो गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो ये जो हम लोग डेट मान रहे हैं, तो ये ईसा मसीह के जन्म के तिथि से मान रहा हूँ। ठीक है, मतलब 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह का जन्म का 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल हो गया। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों ईसा पूर्व। तो ये हम जो पहले कहा, जो कॉन्सेप्ट, जो एडी और बीसी वाला, तो यही है। तो ईसा पूर्व यानी बीसी, ठीक है, जीसस क्राइस्ट का जन्म से पहले के साल के रूप में जानी जाती है। तो इस पुस्तक में हम
2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो ये मैंने पहले भी कहा कि हम लोग इस जो 2000 है इसको हम लोग प्रेजेंट ईयर मानेंगे, और अगर कहे कि 4700 साल पहले, ठीक है, आज से 4700 साल पहले, तो हम लोग बीसी या एसी एडी कहेंगे, तो ये बीसी हो जाएगा क्योंकि 2000 से ज़्यादा है। तो ये कितना होगा, अगर 2000 को यहाँ से माइनस कर दूं, अगर 4700 से, ठीक है, 2000 घटा दूं तो कितना बचेगा, 007 और 2, यानी 200, 200 नहीं, 2700 बीसी होगा ये, ठीक है। यानी जीसस क्राइस्ट की जन्म के 2700 साल पहले, और आज से 4700 साल पहले। समझ में आया, आज से 4700 साल पहले। और अगर हम लोग बीसी के हिसाब से जाऊं तो जीसस क्राइस्ट के 2700 साल पहले, ठीक है। जीसस जीसस क्राइस्ट का जन्म से 2700 साल पहले, और आज से 4700 साल पहले, ठीक है। तो ये है इसका मीनिंग। तो आज से, अगर आज से कहने का मतलब है आज से 4700 साल पहले, बीसी नहीं, और 2700 बीसी, यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म से पहले। समझ में आया। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही कुछ दिया हुआ है कि एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट। तो ये अंग्रेजी में बीसी यानी ईसा पूर्व, ठीक है, जीसस क्राइस्ट का जन्म के पहले। कभी कभी तुम तिथियों का पहले एडी यानी एनो डोमिनी, ठीक है, एनो डोमिनी एडी का मतलब है यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, तो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से ही। तो कभी कभी एडी का जगह सी तथा बीसी का जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है, ठीक है। तो ये कुछ देखा। और एक चीज है यहाँ पे, ये जो है बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले, इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले, तो यानी जीसस क्राइस्ट से जन्म के पहले, ठीक है, बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये सारे चीज हम लोगों को मालूम पड़ा। और ये बहुत सारे सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है कि पी का ऐसा सिंबल है, टी का ऐसा, ओ का ऐसा, एल का ऐसा, तो ये सारे सिंबल है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं। तो चलिए इस चैप्टर अभी यहाँ पे खत्म हो गया। तो हम लोग और कुछ यहाँ पे डेट है ये देख लेते हैं कि कृषि का आरंभ हुआ 8000 साल पहले, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, सुलेमान और किथर पहाड़ियों में, हम लोगों ने देखा था। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व बस गया था। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य, तो ये 2500 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। और वर्तमान को हम लोग क्या मानेंगे, 2000 को मानते हुए चलेंगे, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जन्म जन्म से अभी कितना साल हो गया, 2025, अभी तो है 2025, ठीक है, मैं जो अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो ये तो हो गया जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, ठीक है। तो अगर कोई ये है कि 5000 साल पहले क्या होगा, ठीक है, तो ऐसे निकालने के लिए हम लोग 2000 को प्रेजेंट ईरा मानेंगे, यानी प्रेजेंट साल मानेंगे, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जन्म का 2000 साल हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि ये 3000 क्या है। तो ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2000 को हम लोग छोड़ना पड़ेगा, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का साल है ये, तो इसे छोड़ के हम लोग कहेंगे कि 3000 साल हो गया जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के, ठीक है, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का 3000 साल, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं।